बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है इस कोर्स का, कि जिस कोर्स में हमारा ये चैलेंज है कि हमने 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को कवर करना है। और इसमें आप लोगों का चैलेंज ये है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को सीखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के जो हमारे टॉपिक्स है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज लेक्चर नंबर 5 में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन 3 टेंसेस को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, इन पर एग्जांपल्स बनाएंगे और इनकी यूजेस पढ़ेंगे कि इन 3 टेंसेस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर्स, यूजेस और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो आइए इनको शुरू करते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास ये है कि इनका जो मेन वर्ब होगा वो हमारे पास वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। मतलब वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो हमारे पास यहाँ पे मेन वर्ब होगा। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब इनका एक है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास एक है और वो है हेड। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म हम इनसे किस तरह बनाते हैं, हेड नॉट, यानी हेड के साथ हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी सब्जेक्ट्स होते हैं चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो उनके साथ हम हेड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी वजह से पास्ट परफेक्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं वो इंतहाई आसान होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ हेड है। ठीक है, हमने सारे सब्जेक्ट के साथ हेड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आइए इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। स्ट्रक्चर्स इनके कुछ इस तरह हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड यानी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड वर्ब थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। ठीक है, तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, एग्जांपल पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ही हैड रिटन अ लेटर, ही हैड रिटन अ लेटर। ही के साथ भी हेड का इस्तेमाल हुआ है, आई के साथ भी हेड का, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिर्फ एक है, तो जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम हेड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हम नॉट का इजाफा करते हैं। आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे नॉट का इजाफा होता है। ठीक है, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरह है कि मतलब सवालिया जुमले हम किस तरह बनाते हैं। हेड को हम सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, आखिर में हम सवालिया निशान का इस्तेमाल करते हैं। हैड आई प्लेड क्रिकेट, हैड आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। हैड ही रिटन अ लेटर, क्या वो खत लिख चुका है। तो यहाँ पे हेड को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम इंट्रोगेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नंबर 4 स्ट्रक्चर जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव कि जिसमें हम क्वेश्चन और नॉट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सवालिया निशान का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेड को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और नॉट को सब्जेक्ट के बाद, आखिर में इंट्रोगेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट, हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ। हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, तो हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, हम हेड नॉट को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं और आखिर में हम क्या करते हैं, सवालिया निशान डालते हैं। यहाँ पे हैड नॉट आई प्लेड क्रिकेट, हैड नॉट आई प्लेड क्रिकेट, हैड नॉट ही रिटन अ लेटर, हैड नॉट ही रिटन अ लेटर। अब इसका और इसका मतलब बिल्कुल सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब आते हैं इनकी यूजेस पे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूजेज इनका यह है, इट इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैड स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। पहला यूजेज इनका यह है कि इनको हम उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो पास्ट में यानी गुजरे हुए वक्त में स्टार्ट हो चुका था और किसी दूसरे काम की शुरू होने से पहले वो मुकम्मल हो चुका था। मतलब द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पे क्या है, द पेशेंट हैड डाइड, ये काम पहले हो चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले ये काम पहले शुरू हो चुका था। मतलब मरीज का जो मरना था वो पहले शुरू हो चुका था और वो ख़त्म भी हो चुका था, मरीज मर भी चुका था जब डॉक्टर आ रहा था। ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले ये काम मुकम्मल हो चुका था। अली हैड लेफ्ट,
अली जा चुका था, when we got there, जब हम वहाँ पहुँचे। तो ये काम पहले शुरू हो चुका था और पहले ख़त्म भी हो चुका था इस काम के होने से। तो ऐसा काम कि जो पास्ट में शुरू हो चुका हो और वो किसी दूसरे काम के होने से पहले ख़त्म भी हो चुका हो, तो वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूजेज इनका है आल्सो यूज्ड इन सम कंडीशनल क्लासेस एंड विश क्लास टू गिव पास्ट मीनिंग। इनको हम क्या करते हैं, कंडीशनल क्लासेस और विश क्लासेस, ये दोनों हैं क्या, ये हम आगे जाके क्लासेस में पढ़ेंगे कि विश क्लास क्या है और कंडीशनल क्लासेस हमारे पास क्या है, ठीक है। इनमें हम इस्तेमाल करते हैं टू गिव पास्ट मीनिंग, कि ये हमें पास्ट की यानी माजी के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड ईटन लंच ही वुड हैव नॉट बीन हंग्री। अगर वो लंच खा चुका होता तो वो अब भूखा नहीं होता। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, आई वुड हैव बॉट अ कार, तो मैं कार खरीद चुका होता। तो ये क्या है, ये हमारे पास विश क्लास और कंडीशनल क्लासेस में इस्तेमाल होते हैं पास्ट मीनिंग देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इनसे हम किस तरह जुमले बना सकते हैं, इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इनको हम एग्जाम्पल्स के साथ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इनको शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके कौन कौन से हैं। मेन वर्ब जो यहाँ पे हमारे पास है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और इनके जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है, यानी हैड बीन इनका हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव फॉर्म हम इनसे किस तरह बनाते हैं, हैड बीन के दरमियान में हम नॉट का इजाफा करते हैं, हैड नॉट बीन। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इनसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। और यहाँ पे जितनी भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे उन सारों के साथ हम क्या करते हैं, हम हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जितनी भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब के साथ हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनसे हम किस तरह सेंटेंसेस बनाते हैं, आइए वो देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर इनका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन प्लस मेन वर्ब यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल, ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल। अब यहाँ पे क्या है, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारे पास क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे पास मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था कि हम इनसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड स्ट्रक्चर इनका है जिनसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं वो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब जो कि वो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ नॉवल। अब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान हमने नॉट का इजाफा किया है, ठीक है। ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ नॉवल। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड स्ट्रक्चर के जिनसे हम क्वेश्चंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उनमें हम सब्जेक्ट से पहले हेड का इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उनके बाद मेन वर्ब और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और फिर इंट्रोगेशन मार्क यानी सवालिया निशान हम इस्तेमाल करते हैं। हैड ही बीन राइटिंग अ नॉवल, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है और इनसे पहले हमने हेड का इस्तेमाल किया है, इस सब्जेक्ट के बाद हमने बीन का इस्तेमाल किया है और आखिर पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स है दो, वो हम किस तरह बनाते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि इनमें नहीं भी होता है और इनमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट से पहले हम हेड का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बीन और उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर हम इंट्रोगेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ नॉवल, हैड दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे हेड सब्जेक्ट से पहले आया है और नॉट बीन सब्जेक्ट के बाद आया है और इसके बाद है हेड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। तो इस स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हेड नॉट दोनों को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हेड नॉट ही, हेड नॉट दे। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट से पहले इन दोनों का इस्तेमाल किया है और आखिर में हमने क्या किया है, सवालिया निशान का इस्तेमाल किया है। हेड नॉट ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, हेड नॉट दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए इनको देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बना तो हमने लिए, अब ये जानते हैं कि हम कहाँ इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूजेज इनका है टू शो एन एक्शन दैट हैड स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ये हम उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं दैट हैड स्टार्टेड जो पास्ट में यानी पहले वक्त में स्टार्ट हो चुका था एंड कंटिन्यूड और अभी जारी था बिफोर अनदर एक्शन
एक्शन इन द पास्ट, किसी दूसरे काम से पहले वो जारी था, मतलब जब दूसरा काम होने वाला था तो ये काम जारी था उस वक्त, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश व्हेन अली कॉल्ड मी, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, ये काम जारी था, ठीक है। व्हेन अली कॉल्ड मी, जब अली ने मुझे कॉल किया तो मैं ये काम कर रहा था, मैं अंग्रेजी सिखा रहा था, ठीक है। ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months बिफोर ही वेंट टू ईरान, बिफोर ही वेंट टू ईरान। अब ये काम जब हुआ तो इस काम के होने से पहले ये काम किया था, ये नावल लिखना जो था ये काम 2 महीने से शुरू था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो काम जो पहले से शुरू हो चुका है और वो अभी जारी है, बिफोर अनदर एक्शन, किसी दूसरे काम से पहले, मतलब किसी दूसरे काम के होने से पहले वो काम जारी था। सेकेंड यूजेज इनका है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस रीसेंट टू अनदर एक्शन। दूसरा इस्तेमाल इनका ये है कि हम उन एक्शन के बारे में बात करते हैं विच वाज इन प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस में थे, कंटिन्यू थे, रीसेंट टू अनदर एक्शन, किसी दूसरे काम के करीब, मतलब कोई दूसरा काम जब होने वाला था तो उससे थोड़ी देर पहले ये काम जारी था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई वाज द क्लास फुल ऑफ स्मोक, Why was the class full of smoke? अब ये जो क्लास था ये full of smoke क्यों था, धुएं से क्यों भरा हुआ था? क्योंकि शुएब had been smoking cigarette, क्योंकि शुएब ने ये काम किया था, ठीक है। ये काम जारी था इस काम से पहले, तो इस काम से पहले जब ये काम हुआ था तो इस काम को जाहिर करने के लिए हमने past perfect continuous tense का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि ये काम जारी था इसलिए अब ये हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि क्लास फुल ऑफ स्मोक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है, Why were your clothes so wet? Why were your clothes so wet? आपके जो कपड़े थे वो इतने गीले क्यों थे? I had been watering the garden, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले मैंने ये काम किया था, ठीक है। इस काम की वजह से मेरे कपड़े गीले थे, ठीक है। अब इस काम को जाहिर करने के लिए जो इस काम के रीसेंट पास्ट में इन प्रोग्रेस था, कंटिन्यू था, तो इस काम को जाहिर करने के लिए हमने क्या करना है, हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुल मिला के हमारे पास 2 यूजेजेस है। मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है इनके इस्तेमाल बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है इस लेक्चर का वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर्स, यूजेजेस और फिर इन पर हम एग्जांपल्स बनाएंगे, ठीक है। तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम शुरू करते हैं, ओके। सबसे पहले इनमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। तो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। मेन वर्ब जो इनका है वो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उनमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज अ मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स इनके हैं विल और शेल प्लस बी गोइंग टू। यहाँ पे बी का मतलब इज, आर, एम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ओके। विल को हम इस्तेमाल करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स इन मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश में हम तमाम सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब आई और वी के साथ भी हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। शेल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ करते हैं लेकिन ये लेस कॉमन है, यह भी इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। विल और शेल को हम डिटेल से इसी टेंस के अंदर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कि विल को हम कहाँ, मतलब यूजेज ऑफ विल, यूजेज ऑफ शेल, ठीक है, और यूजेज ऑफ बी गोइंग टू, इनको हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए अभी इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से हम किस तरह जुमले बनाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में इनका पहला स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल बी गोइंग टू, मतलब सब्जेक्ट के बाद हम इन तीनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब होगा, ठीक है। आई शिल कॉल हिम, I shall call him. They will play cricket. He is going to buy a car. अभी क्या है, ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस है, ठीक है। I shall call him, मैं उसे कॉल करूंगा। They will play cricket, वो क्रिकेट खेलेंगे। He is going to buy a car, वो कार खरीदने जा रहा है, मतलब वो कार खरीदेगा, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर इनका कुछ इस तरह है जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, शिल नॉट, बी नॉट गोइंग टू। यहाँ पे हम बी मतलब इज, आर, एम के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आई शिल नॉट कॉल हिम, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, ही इज नॉट गोइंग टू बाय अ कार। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसके बाद शिल, विल, इज नॉट गोइंग टू, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट, नॉट और यहाँ पे नॉट इसके बाद इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास मेन वर्ब है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर इनका जिनसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं वो कुछ इस तरह है कि हम विल, शिल और बी यानी इज, आर, एम को हम सब्जेक्ट से
से पहले इस्तेमाल करेंगे, और जब हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम ये इस्तेमाल करेंगे, और जब शेल और विल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हमारे पास क्या होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में हम इंट्रोगेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। Shall I call him? Shall I call him? Will they play cricket? Will they play cricket? Is he going to buy a car? Is he going to buy a car? अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट से पहले हमने shall, will और is का इस्तेमाल किया है, उसके बाद यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इस सेंटेंस में यहाँ पे going to का इस्तेमाल किया है। ठीक है, जिस तरह मैंने स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिखा है। चौथे नंबर पे जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि ये हमारे पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इसमें हमने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले विल, शेल और बी वर्ब इस्तेमाल करने हैं, और उसके बाद हमने नॉट बी सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद हमने गोइंग टू का इस्तेमाल करना है, और इन दो स्ट्रक्चर में हमने डायरेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर इंट्रोगेशन मार्क। शेल नॉट आई कॉल हिम, shall not I call him, will not they play cricket, will not they play cricket, is not he going to buy a car, is not he going to buy a car। अब यहाँ पे क्या है, I, they, he ये हमारे पास सब्जेक्ट है, shall not, will not, is not ये हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आए हैं, और आखिर में हमने इंट्रोगेशन मार्क का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स थे। अब आइए इन स्ट्रक्चर से बनाई हुई सेंटेंसेस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं। ठीक है, यूजेजेस इनके कुछ इस तरह है। नंबर फर्स्ट, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन व्हिच विल हैपन इन फ्यूचर। ये हमारे पास उन कामों के बारे में यहाँ पे बात होती है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं उन कामों के लिए कि जो फ्यूचर में होने वाले हैं, मतलब ऐसे काम जो कि मुस्तकबिल में होंगे। ठीक है, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशंस आर कॉमनली यूज्ड हियर। यहाँ पे हम उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास फ्यूचर के बारे में बताते हैं, मतलब फ्यूचर मीनिंग हम उनसे लेते हैं, टुमारो, नेक्स्ट मंथ एटसेट्रा। ये ऐसे अल्फाज है कि इनको इस्तेमाल करने से हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी शिल फिनिश दिस क्लास नेक्स्ट मंथ, वी शिल फिनिश दिस क्लास नेक्स्ट मंथ, हम ये क्लास नेक्स्ट मंथ ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन है, और ये जो सेंटेंस है इससे हम फ्यूचर मीनिंग लेते हैं। ये ऐसे काम के बारे में बात हो रही है कि जो फ्यूचर में होगा। ठीक है, दे विल कम टुमारो, वो कल आएंगे, दे विल कम टुमारो, यहाँ पे टुमारो टाइम एक्सप्रेशन है, और ये काम जो है ये फ्यूचर में होगा। ही इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, ही इज गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल शादी करने जा रहे हैं, मतलब वो अगले साल शादी करेंगे। तो ये क्या है, ये काम अगले साल होगा, फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे इज गोइंग टू का इस्तेमाल हुआ है, और नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या है, ये टाइम एक्सप्रेशन है। ठीक है, सेकेंड यूजेज है इनका, टू मेक अ प्रोमिस और ऑफर, कि जब हम किसी को कोई ऑफर करते हैं या किसी से हम वादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मैं आपके साथ आपके होमवर्क में मदद करूंगा। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। ये क्या है, अ काइंड ऑफ प्रॉमिस है कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑफर किया है कि मैं आपके साथ हेल्प करूंगा आपके होमवर्क में। ठीक है, थर्ड यूजेज इनका है, टू मेक अ प्रेडिक्शन, टू मेक अ प्रेडिक्शन, कि जब हम क्या करते हैं, कोई प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, प्रेडिक्शन मतलब जब हम कोई पेशेंगोई करते हैं। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगा। पाकिस्तान विल विन दिस मैच, पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। तो ये प्रेडिक्शन है, पेशेंगोई है, हम अभी से बोलते हैं कि ये काम होगा, मतलब जिनके इम्कान होते हैं। ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस डिसीजन, कि ऐसे डिसीजन, ऐसे फैसला जो कि बर वक्त होता है, उसी वक्त होता है। ठीक है, एकदम हम कोई फैसला करते हैं तो वो काम, किसी काम के बारे में, तो वो काम हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई विल कॉल हिम, आई थिंक आई विल कॉल हिम, मैं सोचता हूँ कि मैं उसे कॉल करूंगा। ठीक है, अब ये सोचा जो है ये उसने स्पॉन्टेनियस सोचा है, उसी वक्त सोचा। दे विल गो टुडे, दे विल गो टुडे, वो आज जाएंगे, वो आज जाएंगे। तो जब सडन डिसीजन होता है, स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है, तो उन कामों के बारे में हम क्या करते हैं, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर बात करते हैं। ठीक है, ये चार हमारे पास यूजेस थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। अब ये विल, शिल और बी गोइंग टू को पढ़ते हैं कि उनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यूजेजेस ऑफ विल, यानी विल को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी विल के यूजेजेस को हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उनमें पहले नंबर पे हमारे पास है फॉर फ्यूचर एक्टिविटी, मतलब कि जो काम हम फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, फ्यूचर के काम के लिए, यानी मुस्तकबिल के काम के लिए, कि ऐसे काम जो कि हम आने वाले वक्त में करेंगे, तो उनके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड नंबर पे है फॉर विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है रजामंदी, मतलब कि कोई ऐसा काम हो जो हम अपनी रजा से करना
चाहे, ठीक है, खुद अपनी रज़ा का इजहार उसमें करे कि ये काम मैं खुद करूँगा, ठीक है, तो उसमें हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पे है फॉर सडन डिसीजन, कि हम कोई अचानक फैसला करते हैं, तो जिस काम के बारे में हम अचानक फैसला करते हैं उस काम के बारे में जब हम बोलते हैं तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो विल के हमारे पास ये 3 यूजेस हैं। एक ये कि हम फ्यूचर के काम के लिए, मतलब ऐसा काम जो कि हम मुस्तकबिल में करेंगे उसके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। एक वो काम जो हम अपनी रजा से करना चाहे, ठीक है, कि जिसमें अपनी रजामंदी जाहिर हो, ठीक है, वो हम विल के जरिए से करेंगे। और तीसरा ये है कि सडन डिसीजन, कि जब हम कोई अचानक फैसला करते हैं किसी काम के बारे में तो वो काम हम विल के जरिए से शो करेंगे, ठीक है। अब आइए इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट टुमारो, अब हम कल मिलेंगे, ये काम जो है ये फ्यूचर में होगा, ठीक है, ये फ्यूचर एक्टिविटी है, इसके साथ फ्यूचर टाइम एक्सप्रेशन भी है। इसको हमने विल के जरिए से शो किया है, मतलब यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया है। वी विल मीट टुमारो, हम कल मिलेंगे। आई विल ड्राइव द कार, आई विल ड्राइव द कार, मैं कार चलाऊंगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, विलिंगनेस शो हुई है, वो मैं अपने रजामंदी से ये कह रहा हूँ, ठीक है, कि कार मैं चलाऊंगा, ठीक है। ये जो स्पीकर है, बोलने वाला है, ये अपनी विलिंगनेस यहाँ पे शो कर रहा है कि वो विलिंगली कार चलाएगा, ठीक है। दे विल गो होम, दे विल गो होम, वो घर जाएंगे, ठीक है, वो घर जाएंगे। ये अचानक फैसला है, ठीक है, जब कोई अचानक फैसला करता है तो वहाँ पे हम विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर एक्टिविटी के साथ हमने विल का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे विलिंगनेस के साथ विल का इस्तेमाल किया है, अब यहाँ पे सडन डिसीजन के साथ विल का इस्तेमाल किया है। तो विल हम इन 3 जगहों के लिए, यानी विल से हम ये 3 काम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास यूजेस ऑफ विल। यूजेस ऑफ शेल, यानी शेल को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी शेल के यूजेस को हम आज कवर करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास है मेकिंग सजेशंस और ऑफर्स, जब हम किसी को किसी चीज़ की ऑफ़र करते हैं या जब हम किसी से मशवरा लेते हैं, कोई तजवीज़ देते हैं या उनसे लेते हैं तो हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। शेल आई कॉल द डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? अब हम किसी से मशवरा लेते हैं, ठीक है। शेल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम वॉक करने जाएँ? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉक को ऑफर करते हैं किसी के लिए, मतलब किसी को हम क्या करते हैं, वॉक की पेशकश करते हैं, ठीक है। सेकंड यूजेज इनका ये है आस्किंग फॉर एडवाइस और इंस्ट्रक्शन, जब हम किसी से मशवरा लेते हैं या हम किसी से कुछ हिदायत लेते हैं, ओके, इंस्ट्रक्शन लेते हैं। व्हाट शैल आई डू नेक्स्ट, मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। हू शैल आई टॉक टू, मुझे किसके साथ बात करनी चाहिए। तो ये हमारे पास सेकंड यूजेज था कि जिसमें हमने एडवाइस और इंस्ट्रक्शन की बात करनी है, ठीक है। नंबर 3 पे है एक्सप्रेसिंग प्रॉमिस और थ्रेट्स, इसमें हम प्रॉमिस यानी वादा के बारे में बात करते हैं या फिर किसी को जब धमकी या वार्निंग देनी हो तो हमने शिल का इस्तेमाल करना है। यू शिल बी रिवॉर्डेड फॉर योर एफर्ट्स, यानी यू शिल बी रिवॉर्डेड, आपको ज़रूर इनाम मिलेगा फॉर योर एफर्ट्स, आपकी कोशिशों का, मतलब आपकी कोशिशों का आपको ज़रूर इनाम मिलेगा। तो यह काइंड ऑफ प्रॉमिस है, ठीक है। ही शिल रिग्रेट दिस डिसीजन, ही शिल रिग्रेट दिस डिसीजन, वो पछताएगा इस फैसले को लेके, मतलब उन्होंने जो फैसला किया है वो उस पर पछताएगा। तो ये काइंड ऑफ थ्रेट है और वार्निंग है। तो शिल के हमारे पास ये 3 यूजेस थे। यूजेस ऑफ बी गोइंग टू, कि बी गोइंग टू को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ओके। बी का मतलब जो एज आर एम, हमारे पास जो बी वर्ब्स है उनके बाद हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। इनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, इनसे हम फ्यूचर मीनिंग लेते हैं, ठीक है। तो आइए इनके यूजेस को देखते हैं। नंबर 1 फॉर नियर फ्यूचर एक्टिविटीज, ऐसे काम जो कि हम नियर फ्यूचर में करते हैं, मुस्तकबिल करीब में जो काम हम करते हैं उनको हम बी गोइंग टू के साथ बयान करेंगे, ठीक है। फॉर प्रेडिक्शन, जो हम पेशन गोई करते हैं, मतलब ऐसे काम के जिनके बारे में हम पेशन गोई करते हैं कि ये काम आने वाले मुस्तकबिल में होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे इनके इम्कान होते हैं। फॉर प्रायर प्लान्ड एक्टिविटीज, ऐसे काम के जिनके लिए हमने पहले से प्लानिंग की हो, मतलब ऐसे काम कि जिनकी प्लानिंग पहले हो चुकी हो, ठीक है। तो उनको बयान करने के लिए हमने क्या करना है, बी गोइंग टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास है इट इज़ इनफॉर्मल एंड कैन बी समटाइम्स रिटन एंड प्रोनाउंस्ड एज गुन्ना, इनको हम गुन्ना भी प्रोनाउंस करते हैं और कभी कभार हम लिखने में भी उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारे पास फॉर्मल है, मतलब हम पेपर्स में एकेडमिक राइटिंग्स जितनी भी होते हैं, कंपनीज वगैरह को जब हम लेटर्स लिखते हैं, पेपर्स वगैरह एग्जाम्स में हम इनको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वैसे बोलने में और इनफॉर्मल राइटिंग में हम इनको इस्तेमाल करते हैं गोइंग टू को, और इनको हम इस तरह लिखते हैं और इनको प्रोनाउंस करते हैं गुन्ना, ओके। अब आइए इन पे एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम गोइंग टू गो,
आई एम गोइंग टू गो। अब यहाँ पे गो जाना है और जाना ये नियर फ्यूचर एक्टिविटी है, ठीक है, क्योंकि कुछ ही मिनट में कुछ ही वक्त में वो जाने वाला है, ठीक है। आई एम गोइंग टू गो, मैं जाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे एम गोइंग टू का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि नियर फ्यूचर की बात हो रही है। इट इज़ गोइंग टू रेन अगेन सून, इट इज़ गोइंग टू रेन अगेन सून। अब ये क्या है, ये प्रेडिक्शन है, ठीक है, क्योंकि इज़ गोइंग टू के साथ रेन के बारे में बात हुई है। अब यहाँ पे आसमान में अगर हम क्लाउड्स देखें और हम प्रेडिक्ट करें कि दोबारा बारिश होने वाला है, ठीक है, जल्द ही दोबारा बारिश होगा। आई एम गोइंग टू बाय अ कार। अब ये क्या है, प्रायर प्लान्ड एक्टिविटी है कि जिसमें हमने पहले से प्लानिंग की हो कि मैं कार खरीदूंगा। आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, 1 हफ्ते बाद मैं क्या करूंगा, कार खरीदूंगा। तो इसकी प्लानिंग हुई है, ठीक है। अगर प्लानिंग ना होती तो मैं क्या कहता, आई विल बाय अ कार, मैं कार खरीदूंगा। प्लानिंग नहीं है, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कितने अरसे बाद मैं कार खरीदूंगा, इसकी कोई प्लानिंग नहीं हुई है, ठीक है। जब प्लानिंग हुई हो तो हम क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, तो एम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल इसका है कि हम नियर फ्यूचर की बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है कि हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं, और तीसरा एग्जाम्पल है कि हम प्रायर प्लान्ड एक्टिविटीज़ की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 5 था कि जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिटेल से पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल तक इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय।